जरा सोचिए, एक सपना जो आज से करीब 150 साल पहले एक छोटे से कपास के व्यापारी ने देखा था। और ये सपना एक ऐसे विशाल साम्राज्य में बदल गया जिसने सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता। तो आइए टाटा समूह की इसी प्रेरणादायक यात्रा की परतों को खोलते हैं। ये शब्द सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये तो एक राष्ट्र के बनने की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सपना हकीकत में कैसे बदला। जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। और इस कहानी के हीरो हैं जमशेदजी टाटा, एक ऐसे विजनरी जिन्होंने सिर्फ एक कंपनी बनाने का नहीं बल्कि एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। उनका लक्ष्य कपास के धागों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो असल में भारत के भविष्य को बुनना चाहते थे। तो बात है 1877 की, जब जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली मिल एम्प्रेस मिल शुरू की तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करीब 20% कर्मचारी रोज काम से गायब रहते थे, मतलब हर 5 में से एक वर्कर। ये बहुत ही गंभीर समस्या थी और इसका जो समाधान निकाला गया वो उतना ही असाधारण होने वाला था। और जमशेद जी का समाधान सचमुच में कमाल का था। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस और फैमिली डे, स्पोर्ट्स डे जैसे प्रोग्राम शुरू किए। सोचिए जरा, ये वो स्कीम्स थीं जो उस जमाने में दुनिया में कहीं और थी ही नहीं। और नतीजा, कर्मचारियों को लगा कि वो कंपनी का एक अहम हिस्सा है और उनकी हाजिरी और परफॉर्मेंस दोनों ही आसमान छूने लगे। देखिए, जमशेद जी का मानना था कि भारत की असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती, वो आर्थिक भी होनी चाहिए। और इसी सोच ने उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती से लेकर मुंबई का आइकॉनिक ताजमहल होटल बनाने तक के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना तो था भारत का अपना स्टील प्लांट बनाना। वो जानते थे कि स्टील किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ होती है, और इस एक सपने के लिए उन्होंने 17 साल लगा दिए, सिर्फ लौह अयस्क की खोज में। जमशेद जी के सपने इतने बड़े थे कि उन्हें एक जिंदगी में पूरा कर पाना शायद मुमकिन नहीं था। 1904 में उनके निधन के बाद उन अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आ गई उनके बेटे दोराबजी टाटा पर। अब बारी थी सपनों को हकीकत में बदलने की। और दोराबजी ने अपने पिता के 3 सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल कर दिखाया। उन्होंने वर्ल्ड क्लास आईआईएससी की स्थापना की, देश को रोशन करने के लिए टाटा पावर बनाया और आखिरकार भारत के पहले स्टील प्लांट टाटा स्टील यानी टिस्को की नींव रखी। और मजे की बात यह थी कि जब टाटा स्टील ने आम जनता को हिस्सेदारी खरीदने का मौका दिया, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन के जोश में 8000 भारतीयों ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इसमें निवेश कर दिया। ये इस बात का सबूत था कि टाटा का सपना अब पूरे देश का सपना बन चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है जेआरडी टाटा की, जिन्होंने 1938 में ग्रुप की कमान संभाली। जेआरडी ने टाटा को मॉडर्न इंडिया की जरूरतों के हिसाब से नए नए उद्योगों में ले जाकर एक बिल्कुल नई दिशा दी। जेआरडी का पैशन था आसमान। उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज शुरू की, जो आगे चलकर बनी एयर इंडिया। उनके लीडरशिप में एयर इंडिया अपनी जबरदस्त सर्विस, टाइमिंग और शानदार मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो गई। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये आसमान में उड़ता हुआ भारत का गौरव था। जेआरडी ने एयर इंडिया को सचमुच अपने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन 1953 में एक सरकारी फैसले ने उनसे उनका ये सपना जैसे छीन ही लिया। हुआ ये कि 1953 में सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद सर्विस और सेफ्टी में भारी गिरावट आई और एयर इंडिया ने धीरे धीरे अपनी वो वर्ल्ड क्लास चमक खो दी। जेआरडी के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्सनल झटका था। लेकिन जेआरडी रुके नहीं। उन्होंने टेल्को नाम की एक कंपनी शुरू की, जो पहले रेलवे इंजन बनाती थी और फिर टाटा के मशहूर ट्रक। जी हाँ, यही कंपनी आज टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है, जो जेआरडी की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट का प्रतीक है। साल 1991 में कमान एक ऐसे लीडर के हाथ में आई जो टाटा समूह को 21वीं सदी के लिए तैयार करने वाले थे और इसे ग्लोबल स्टेज पर ले जाने वाले थे, सर रतन टाटा। रतन टाटा का सपना था एक ऐसी कार बनाने का जो पूरी तरह से भारतीय हो, मतलब डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ यहीं का। 1998 में टाटा इंडिका के लॉन्च के साथ ये सपना सच हो गया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारत की इंजीनियरिंग की ताकत का एक ऐलान था। इंडिका के बाद रतन टाटा ने एक और भी बड़ा सपना देखा, एक ऐसी कार जिसे हर भारतीय परिवार खरीद सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक कार की सबसे बड़ी खूबी ही उसकी नाकामी का कारण बन सकती है?
और यहीं पर नैनो का पैराडॉक्स सामने आता है। इसका वादा था 1 लाख रुपए में एक सेफ कार देना, लेकिन दुनिया ने इसे सबसे सस्ती कार का लेबल चिपका दिया। अब भारत में जहां कार एक स्टेटस सिंबल है, वहीं नैनो का मालिक होना एक तरह से शर्मिंदगी की बात बन गया। और बस यही वजह थी कि एक शानदार इंजीनियरिंग आइडिया बाजार में चल नहीं सका। नैनो की असफलता के बावजूद रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा समूह को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसे बड़े ब्रिटिश ब्रांड्स को खरीदा और टीसीएस को एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस में बदल दिया। आज की तारीख में टाटा समूह की आधी से ज्यादा कमाई भारत के बाहर से होती है। तो इस 150 साल की लंबी यात्रा का सार क्या है? ये सिर्फ बिजनेस, प्रॉफिट और एक्विजिशन की कहानी नहीं है। ये एक मूल सोच की, एक फिलॉसफी की कहानी है जिसने टाटा की हर पीढ़ी का मार्गदर्शन किया है। रतन टाटा के ये शब्द इस फिलॉसफी को बड़ी खूबसूरती से बयां करते हैं। टाटा समूह ने हमेशा यही माना है कि असली तरक्की तभी होती है जब अपने कर्मचारियों, समाज और सबसे बढ़कर अपने देश को साथ लेकर चला जाए। टाटा की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि किसी भी बिजनेस का असली मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ मुनाफा कमाना या फिर अपने समाज और अपने राष्ट्र का निर्माण करना। पिछले 150 सालों से टाटा समूह की विरासत इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब रही है।